अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क का सियासी मंजरनामा इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ ले रहा है। ये तो तय है क्या इन्हीं मुद्दत के तहत 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन ये इबहाम और गैर यकीनी भी बरकरार है कि इलेक्शन होंगे तो कब होंगे। तो इदारे का काम है इलेक्शन की तारीख देना, उसने चुप का रोज़ा रख रखा है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान से लेकर मुस्लिम लीग नून तक इलेक्शन की अपनी अपनी तारीखें दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन और इलेक्शन की तारीख दोनों देने की दुहाइयाँ दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होने या ना होने से मुतल्लिक सवाल का जवाब खोज रही है। अगर पहले मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो इस वक्त नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर उनका इस्तकबाल, उनको दरपेश कानूनी मुश्किलात और उनकी जमात की मकबूलियत और कबूलियत दोनों का चैलेंज नवाज शरीफ के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने खड़ा है, क्योंकि इस मुतालिक मरीम नवाज पूरी तरह एक्शन में आ गई हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी के लिए मरीम नवाज रोजाना की बुनियाद पर पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं को मुतहर्रिक कर रही हैं। आज भी लाहौर में इजलास खिताब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ के बोझ में अवाम को सजा दी गई, तहम अल्लाह ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया और हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। ऐवान अदल के बड़े ऐवान में बड़ी तब्दीली से भी मरीम नवाज ने उम्मीद लगा ली, जिनके मकौल आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआ है कि तराजू के पलड़े सब के लिए बराबर हों। उम्मीद है नवाज शरीफ और उनके साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों के नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। ताहम सवाल यह है कि नवाज शरीफ इस बयानिए का क्या करेंगे जो उनको मकबूलियत और कबूलियत दोनों दिलवा सके। और इससे मुतालिक पीपल्स पार्टी मशकूक निगाहों से देख रही है, जिनके बकौल मुस्लिम लीग नून इदारों के पीछे छुप रही है, बेसाखियों को ढूंढ रही है और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम किया जा रहा है। अब अगर बात करें तहरीक इंसाफ की तो इनकी मकबूलियत तो यकीनन मौजूद है, लेकिन कबूलियत का चैलेंज और कानूनी मामलात इस पार्टी के लिए दर्द सर बने हुए हैं। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज उस शख्सियत की आमद हुई है जिसको तहरीक इंसाफ ने अपनी हद तक तो अदालती ऐवानों से बाहर कर दिया था, लेकिन आज सब ने वो मनाजिर भी देखे कि जब उन्हीं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ओहदे के लिए उनसे हल्फ लिया, तो उन्होंने अपनी पार्टी के रहनुमाओं और साबिक वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा भी उस स्कैनर की जद में होंगे जिसके तहत उनको सियासत, आइन और अपने ही इदारे में मौजूद दरपेश चैलेंजेस से नबर्द आजमा होना होगा। इस मुतालिक कम अज़ कम आज उनकी जानिब से एक मस्बत कदम देखने में आया कि जब उन्होंने अपने इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट की हदूद से मुतालिक साबिक PDM हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोजेक्ट जो था उनका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसको पहली समाअत के लिए मुंतखब किया है। और अहम बात यह है कि इस केस के लिए फौरी तौर पर 14 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है, जो कल सुबह 9 बजे समाअत करेगा। और कयास ये भी है कि इस केस की समाअत को बराह रास्त नशर भी किया जाएगा। मुल्क की सियासत, कानून और जुड़े तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने और अतर काज़मी साहब ने। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब और सना बुच्चा साहब आपका आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा सना बुच्चा साहिबा कि आज चीफ जस्टिस ने हल्फ ले लिया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, और उमरता बंदयाल साहब जो है उनका दौर इख्तिताम पजीर हुआ कल रात। पहला फैसला ही जो डिसाइड किया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कि उन्होंने फुल कोर्ट बनाने का ऐलान किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, और इसकी गालिबन बराह रास्त को टेलीकास्ट भी शायद किया जाए, उस हवाले से भी इंतजाम को देखा जा रहा है। क्या समझती है आप, क्या तब्दीलियाँ आएंगी अब रियासत की फंक्शनिंग के अंदर? पहले तो एक महादराई किसी कैफियत इदारों के अंदर नज़र आती थी, पर्टिकुलरली एस्टैब्लिशमेंट एग्जेक्टिव वर्सेस दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक माहौल बना हुआ था। आपको वो माहौल अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई इक्वेशन चेंज होगी, कोई ना कोई महादराई फिर भी जारी रहेगी? देखें, चीफ जस्टिस जो साबिका हैं वो उमरता बंदयाल साहब, उनका बड़ा महज़्ज़ब शाइस्ता लहजा है, वो गुड टू सी यू भी कहते हैं, वो सब कुछ कहते थे। लेकिन अब मसला ये है कि वो एक तारीख में याद रखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मुतनाज़े जो उनकी एज चीफ जस्टिस उनकी जो कार्रवाई थी वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ रही और बड़ा ओपनली उसके खिलाफ बात भी होती रही। उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं लिया। आप लोग कहते हैं कि अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले लेते किसी के साथ, किसी के तहत या किसी के हवाले से, जिस तरह पार्लियामान में गुफ्तगू हुई, जिस तरह से पब्लिकली उनको हरास किया गया या उनके ऊपर बात की गई, इसीलिए उनकी फैसलों की भी कोई मतलब कोई तो मनवा नहीं सके अपना कोई भी फैसला, अगर देखा जाए तो, चाहे वो इलेक्शंस का हो या बाकी मामला हो। अब जाते जाते उन्होंने ये जो नैब वाला बिल भी कर दिया है। देखिए, व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज नॉट कि जस्टिस काजी फायज ईसा आ गए हैं तो कोई हर चीज तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये याद रखिए
कि जब से ये जो बिल गया था जिसको स्टे दे दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, जो कि 3 मेंबर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट, वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि सुओ मोटो किस पे बनता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर उसके तहत देखें तो जस्टिस तारिक मसूद हो या जस्टिस काजी फायज ईसा हो, वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उन्होंने कहा ये बेंचेस ही गलत तशकील दिए गए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो सारे फैसले जो पिछले दिनों में आए हैं उस बिल के बाद से, क्या वो भी खत्म कर दिए जाएंगे, उनको रीवर्क कर दिया जाएगा, उनको रद्द कर दिया जाएगा। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। लेकिन आई थिंक जस्टिस काजी फायज ईसा ने जिस तरह हलफ लिया है, वो एक बड़ा एक पोजीशन उन्होंने लिया है। सरीना ईसा साहिबा को जब उन्होंने अपने पास मदऊ किया और उन्हें अपने साथ खड़ा करके हलफ लिया, इट वॉज अ डायरेक्ट, आई थिंक वो ना कि सिर्फ ये कि अब राइट दे रहे थे अपनी वाइफ को या कोई खवातीन के राइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन याद रहे कि यही प्रेसिडेंट जिन्होंने उनसे हल्फ लिया है, वही प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत उनको, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत उनको ट्राई किया गया था। सरीना ईसा साहिबा से जिस तरह से सवालात किए गए थे, तो वो सारी चुपती हुई चीजें ना, अब ये लेट्स नॉट फॉरगेट कि जस्टिस काजी फायज ईसा होल्ड्स हिज ग्रजेस क्लोज टू हिज हार्ट। ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आया, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने हल्फ लिया है, ये बड़ा वाज़ेह था कि दिस इज द पोजीशन आई एम टेकिंग एंड दिस इज नॉट अ पोजीशन। जो मदर इन लॉ बकौल बाकी लोगों के जो ऑडियोज आई थी, वो तहकीकाती कमीशन उड़ा दिया, ये सब चीजें, अब उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रजेस तो होल्ड किए होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर है रूल ऑफ लॉ को भी मानते हैं, तो रूल ऑफ लॉ के तहत अगर होगा तो देख लेंगे किस तरह से चीजें बदलती हैं। लेकिन यहाँ पर मयार तब्दील हो जाते हैं, आइन तब्दील हो जाता है, लोग रिहा हो जाते हैं, लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, किसी को नहीं पता। आप देख लीजिए जो परवेज इलाही वाला ड्रामा चल रहा है, मतलब खुदा के लिए 12 दफा, मतलब मैंने किसी को कहा 12 दफा अरेस्ट हो चुके हैं। 12 दफा एग्जैजरेशन नहीं है, एक्चुअली में 12 दफा अरेस्ट हो चुके हैं। सो दिस इज अ रियल चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर जस्टिस काजी फायज ईसा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मुतनाज़ हो गई है। रूल ऑफ लॉ को मनवाने के लिए आप क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग टू सी। चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज्यादा होंगे। अतर काज़मी साहब, आपकी राय में जो आज हल्फ वज़ारी की तकरीब में जस्टिस काजी फायज ईसा का अपनी अहलिया को साथ खड़ा करना, वो अहलिया के जो उनके केस के अंदर कभी FBR का चक्कर लगाती रही, कभी की तहकीकाती एजेंसियों के सामने वो पेश होती रही, आज उनको साथ खड़ा करने का मकसद तो यही था, एक पैगाम देना था उन लोगों को, उन इदारों को या फिर उन शख्सियात को कि जिन्होंने उनको कटहरे में खड़ा किया था। तो ये जो मैसेजिंग आज आपको ये क्या दिखा रही है, मुस्तकबिल के बारे से क्या लग रहा है कि फिर वो जिस तरह से बात की सना बुचा साहब ने कि ही इज होल्डिंग द ग्रजेस, तो वो फिर निकालेंगे ग्रज अपना जिन लोगों ने ऐसा किया था, या फिर जस्ट एक मैसेजिंग थी? क्या आपको लग रहा है किस तरह का टेन्योर आगे आने वाला है चीफ जस्टिस का? देखिए, जहाँ तक उनकी अहलिया का साथ खड़ा होना, उनकी वो लाइफ पार्टनर हैं, अच्छे बुरे वक्त में उनकी साथी हैं, तो साथ खड़ा होना, टू बी ऑनेस्ट उनको बुलाना मेरे ख्याल में, तो मुझे तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ लगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये एक पैगाम भी दिया। देखिए, पाकिस्तान जैसा माशरा जहाँ पे आधे से ज़्यादा ख़वातीन को आप जायदाद में हक़ नहीं देते, बड़े मसाइल हैं। 17 हमें 75 बरस हो गए और सिर्फ 2 हमारी सुप्रीम कोर्ट की ख़वातीन जजेज़ हैं, तो वहाँ पे खातून का साथ आना, उनकी पार्टनर का साथ खड़ा होना, मेरे ख्याल में ये बड़ा ही, मैं तो इसको पॉजिटिव नज़र से देखता हूँ। और उसके साथ साथ बेशक एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन साथ उसके ज़रा एक मैसेजिंग भी होती है। जी बिल्कुल। मैं अब हर इशू ये है कि पाकिस्तान में आप अगर ब्लैक एंड वाइट में भी लिखें तो हर कोई अपना मैसेज लेता है। कोई मैसेज ये पढ़ सकता है कि जी शायद उन्होंने कोई ग्रज रखी थी, कोई मैसेज ये पढ़ सकता है कि शायद वो ये मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरीके से ख़वातीन वर्कर के साथ हो रहा है, जिस तरीके से उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, जो अली हमजा मलिक के साथ हो रहा है, दीगर ख़वातीन के साथ जो हो रहा है, तो अब जो है काजी फायज ईसा साहब आ गए और किसी भी पाकिस्तान की खातून के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो एक आप इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं। दूसरी, अब उनका जो दौर है, ऑब्वियसली चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं। आई होप कि वो ग्रजेस नहीं रखेंगे। वो जो कानून को की जिस तरीके से बेतौकीरी हुई, और जाने वाले चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले के अंदर लिख दिया कि अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी होती रही, उस बेतौकीरी को रोकने के लिए उन्होंने कुछ किया या नहीं किया वो तो हिस्ट्री जज करेगी। लेकिन अब काजी फायज ईसा साहब के पास ये मनसब है, हम देखते हैं कि वो चीज़ों को आगे किस तरह ले के चलते हैं। दूसरी बात यह है कि अब उन्होंने एक फुल कोर्ट बेंच भी बना दिया, जिसका आपने भी जिक्र किया, कल वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसमें। लेकिन ये कोई अवामी नौयत का वो नहीं है कानून, ये कोई ऐसा कानून नहीं है जिसकी वजह से कोई बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर हो रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं ना, चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात हैं। अब असल इशू तो तब होगा जब ये फौजी अदालतों पे फुल कोर्ट बनाएंगे, जब ये इंसानी हकूक की जो पामालियाँ हो रही हैं मुबैना, उनके ऊपर इनकी अदालत से क्या फैसले आते हैं, वहाँ पर ही क्या ये फुल कोर्ट बनाते हैं। वो अवामी नौयत के ऐसे कानून हैं, उनके ऊपर हम देखेंगे कि इनका मौक़िफ़ क्या होगा, या उधर फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता। अच्छा, सना बुचा साहब,
इनके काजी फायज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले जो एक PMLN की तरफ से एक बयानिया, एक माहौल जो बनाया गया मुल्क के अंदर कि मियाँ नवाज शरीफ तब आएंगे जब जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो चुके होंगे, वो उनकी रिटायरमेंट का वेट करते रहे, उससे एक तासुर इनडायरेक्टली जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के वाले से भी एक बना, एक नेगेटिव तासुर बना कि शायद वो ज़ाहिर एक बंदे के जाने का इंतजार करें तो आने वाला, इसका मतलब है कि वो उनके वाले से लीनियंट होगा, इसका मतलब है कि वो अगर रुतले से ज़्यादा सख्त है तो ये लीनियंट बंदा होगा। तो उनको भी उन्होंने एक आजमाइश पे तो इनडायरेक्टली डाल ही दिया है। दूसरा चेयरमैन PTI का मामला भी है, उनके भी बहुत सारे केसेस हैं, वो भी बार बार गिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही लेके जाते हैं सारी पिटिशंस कि वहाँ से उन्हें कोई रिलीफ मिल सके। क्या आप समझती हैं कि वो बैलेंस किस तरह से इसको जो है वो मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जस्ट टू क्लैरिफाई माय प्रीवियस पॉइंट, मैं ये नहीं कह रही ही विल होल्ड हिज ग्रजेस मोर इक्वली टू रूल ऑफ लॉ। मैंने यही कहा था कि ग्रजेस होल्ड करना तो किसी भी इंसान को हक हासिल है, और मेरा ख्याल है एक बिल्कुल मैसेजिंग उनकी आज क्लियर थी। अब ये खवातीन आलिया हमजा के लिए ये और ये सारी चीजें आई थी थोड़ी सी जरा मेरा ख्याल है खुश फहमी है। लेकिन इस पे अगर आ जाए तो आपने जो बात किया कि मेरा ख्याल है कि बहुत ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की तरफ से या PMLN की तरफ से, ओवर एस्टिमेट कर दिया गया है जस्टिस काजी फायज ईसा को। अगेन आई थिंक ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज अ मैन ऑफ रूल ऑफ लॉ। कम अज कम अब तक जो उनके फैसले आए हैं, जो उनके साथ जो मामला शुरू हुए कि क्वेटा की एक तहकीकाती कमीशन का वो हिस्सा थे, उसके बाद से उनको टारगेट किया गया, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से टारगेट किया गया, उनको सिंगल आउट करके उनके खिलाफ एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजी गई। तो ये तमाम तर चीजें आपको मतलब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफी हैं, तो उनको कैसा फील होता होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो गैर कानूनी या अपनी प्रमोशन से पहले आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, ये जो चीफ जस्टिस जो हैं आके जो जस्टिस हैं, इनको भी पहले वापस भेजेंगे कि सबसे पहले तो उनकी टास्क ये होगी कि अपना ये जो बेंच है इसको साफ करें। और ये जो बार बार एक तासुर दिया जा रहा था कि एक डिवीजन मौजूद है, तो डिवीजन सिर्फ एक बंदे की वजह से तो नहीं थी ना, डिवीजन तो लाइक माइंडेड की वजह से, एक लाइक माइंडेड ख्याल आ गया था 3 जजेस साहिबान के ऊपर। अब उनके खिलाफ ऑडियोज वीडियोज आप जो मर्जी लेकर आते रहे, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक ऑलरेडी दायर हुई भी है, और आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके 1 नहीं 2 नहीं 3 उनके खिलाफ जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं उनके खिलाफ वहां पे केसेस खुलने हैं। और इस पे तारिक मसूद साहब भी एक कमेंट दे चुके हैं मोहतरम जस्टिस साहब कि इसको फौरी तौर पर सुना जाए। इसलिए मेरा ख्याल है नून लीग अगर इस खुशफहमी में है कि वो रूल ऑफ लॉ के बाहर जाकर उनको कोई रिलीफ दे सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो पार्लियामेंट को ओवरस्टेप करते रहे बंदयाल साहब और जो एक पार्टी को फेवर देने का एक तासुर आता रहा, तो मेरा ख्याल है वो कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगेन चैलेंजिंग सिचुएशन, थिंग्स एट लार्ज, क्योंकि इंतखाबात है, हो सकता है वो हल्का बंदियों को ही उड़ा दें और कहें इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन कराएं, हो सकता है वो पार्लियामेंट को सुप्रीम मानते हुए इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दें। और सबसे बड़ा इम्तिहान तो उनका यही है कि मुल्क में सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है, जो आईनी एक इशू है, वो है इंतखाबात के जल्द से जल्द इनेकाद का। तो उस वाले से उनका सबसे एक बड़ा इम्तिहान तो ये भी होगा। अतर काजी साहब, आपकी क्या राय है इस पर? वो कैसे मामला को आगे लेके बढ़ सकते हैं? उनका बड़ा चैलेंज तो यही है कि इंतखाबात का बर वक्त होना, इंतखाबात में डिले ना होना। और अक्सर लोग ये सोचते भी हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए इंतखाबात का फरवरी से आगे जाना जो है वो महाल ही दिखता है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, फरवरी तक क्यों? आइन है और जो कानून है उसके तहत तो आपको पता है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने, तो फरवरी तक तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे तो इट मीन्स कि आइन तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब ये वो है कि कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है, कोई इससे इत्तेफाक कर सकता है। जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ की कि असल केसेस ही वो होंगे तब। अभी जो फरवरी की बात इसलिए की कि चूंकि हल्का बनियों वाला मामला भी एक आईनी प्रोसेस है, तो उसकी वो जवाब एक ऐसा इलेक्शन कमीशन का कि शायद उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए फरवरी तक, शायद मैं उस सेंस में बात कर रहा था। अब देखें, वो इलेक्शन कमीशन तो कहेगा, लेकिन बहुत सारे आईनी माहिरीन इससे एग्री नहीं करते हैं और उसमें बड़ी सियासी जमातें भी एग्री नहीं करती। इवन के तमाम सियासी जमातें माशवाए नून लीग के गालिबन, पीपल्स पार्टी भी ये मुतालबा कर रही है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो। अब कल वाला जो केस है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उसकी कोई बराह रास्त कवरेज वगैरह भी दिखाई जाए, लेकिन असल केस तो ये है ना, जो आवाम का राइट है, जो राइट वोट का राइट है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। 2 सूबों के अंदर पहले उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, वहाँ पे पहले आइन जो आपका एक तरह से पसे पुष्ट डाला गया। तो ये वो असल केसेस हैं, चाहे फौजी अदालतों का मसला हो या वक्त के ऊपर इंतखाबात का मसला हो, उससे आपको पता चलेगा कि चीज़ें आगे किस तरफ जा रही हैं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती है कि सीनियर हुकूमती वज़रा टीवी पे बैठ के कहते रहे कि काजी फायज ईसा साहब आएंगे तो मियाँ साहब वापस आएंगे। तासुर ये दिया गया कि जैसे खुदा ना खास्ता वो कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई उसके उनको कोई वो फेवर देंगे, ऐसा नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे। माजी को में देखा जाए तो वो
जिस तरीके से अदलिया की कुछ कवरेज वगैरह को रोका गया, जिसमें काजी फायज ईसा साहब ने खुद भी कहा कि हुदैबिया पेपर मिल का जो फैसला है उसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट ना करे। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि चीज़ें खुल के सामने होंगी, अवाम के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मसलसल जो सियासी अशराफिया है उनके राइट्स की वो जंग चल रही है, आवाम को तो कोई पूछ नहीं रहा। बिफोर आई कंक्लूड, मेरा आप दोनों पार्टिसिपेंट्स से एक मुख्तसर सवाल है कि चले ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान झड़प थी वो तो किसी हद तक मामला तो कंट्रोल कर लिया गया है। PMLN की सीनियर लीडरशिप को यह कह दिया गया मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में कोई भी मनफी बयान नहीं देना। इवन हनीफ अब्बासी ने भी अपने कल के बयान पर माफ़ी मांग ली, इबादत कर ली। आज वो मामला तो लगता है कि क्लोज हो गया है। लेकिन एक जो अगले हफ्ते की बड़ी स्टोरी है वो है जो हमेशा पाकिस्तान में नारा लगता है कि इंतखाब से पहले एहतसाब वाला, जो नैब के अंदर चेयरमैन नैब ने इजलास भी बुला लिया है। नैब कवानीन के वाले से जो शिकें थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से करदम करार दिए जाने के बाद क्या लग रहा है आपको? अतर काजी साहब क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपको लग रहा है कि इंतखाब से पहले एहतसाब वाला कोई फिर नारा पाकिस्तान के अंदर लगने वाला है? देखिए, पाकिस्तान में जो है ना एहतसाब सिर्फ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो नारा लग रहा है मैं इससे बिल्कुल नहीं ये समझता ये कोई जेन्युइन नारा है और कोई जेन्युइन एहतसाब करना चाहता है। यहाँ पे अगर जेन्युइन एहतसाब होना होता तो 75 बरस में हो जाता। हर कुछ अरसे के बाद इस किस्म की बात होती है। मैं इसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता इस चीज़ को। सना बच्चा साहब, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इंसाफ के लिए बड़ा जरूरी है कि जो इंसाफ देने वाला हो वो भी रूल ऑफ लॉ के तहत चले और जो पैरवी करने वाले हों वो भी रूल ऑफ लॉ के तहत चले। यहाँ पे अगर अनलॉफुली तरीके से किसी को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता, मैं बार बार ये कह चुकी हूँ, सिर्फ सियासी जमातों में चोर चक्के नहीं मौजूद, ये जब तक अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा ये मामला तो ही चलते रहेंगे। किसी को आप विक्टिमाइज करना चाहें वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर अगर एक बात तो आप मानेंगे समर साहब, आप लास्टली, कि कम से कम कोई चीफ तो अपनी मुद्दत पे आ रहा है और जा रहा है। कम से कम किसी इदारे में तो चीफ जो हैं वो अपनी अपनी मुद्दतों में चले जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सना बच्चा साहब आपका और अतर काजी साहब आपका आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी पे एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक और बड़े अहम मामले की, और वो मामला जुड़ा है महंगाई के साथ। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। पहले ही महंगाई से इंसान की कमर टूटी हुई है और मजीद बढ़ा के जो है और बोझ डाल दिया है। तनख्वाहें उतनी है, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, बंदा किधर जाए? हम तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि गाड़ी घर खड़ी कर देंगे, नहीं चलाएंगे, बाइक चला लेंगे, साइकिल चला लेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? क्या करें जी, बहुत मसले हो गए हैं ज़िंदगी में। अब तो मुझे दो जॉब करनी पड़ रही है, एक पेट्रोल के लिए। गाड़ी बंद कर दे तो फिर कोई रास्ता नहीं बचा। गरीब बंदा तो बस मर गया। हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं, हमने कुछ गलत फैसले लेने हों, हुकूमत ने भी लेने होंगे और आवाम को भी उसमें हुकूमत की सपोर्ट करनी होगी। गुज़िश्ता बरस से शुरू होने वाला मुआशी बहरान शदीद मुआशी चैलेंजेस के साथ अब भी जारी है, जिसके बायस खुराक, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 2 रोज कबल ही निगरान हुकूमत ने अपनी मुद्दत के पहले माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये से जायद का होशरुबा इजाफा किया है और पाकिस्तान में एक साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 95 रुपये फी लीटर का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। सिर्फ निगरान हुकूमत ने अपने पहले माह में मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 41 रुपये से जायद का इजाफा किया है। गो कि इस नई कीमत में इजाफे के पीछे IMF की उस शर्त को भी कारफरमा करार दिया जा रहा है जो साबका तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम पर पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये के लगभग आयद करदा लेवी का हदफ पूरा कर लिया है। तमाम अभी भी हुकूमत के पास 25% जनरल सेल्स टैक्स आयद करने का स्कोप मौजूद है। इस नाकाबिल यकीन और नाकाबिल बर्दाश्त महंगाई के अलावा आम आदमी के अलावा मुतवसत तबका भी शदीद मुतासर हुआ है। अगर ये कहा जाए कि इस मुआशी बहरान ने हर तबका हाय ज़िंदगी को अपनी लपेट में ले लिया है तो बेजाना होगा। दूसरी जानिब निगरान सरकार और इदारों के जानिब से मईशत से खिलवाड़ करने वाले अनासर के खिलाफ भी इंतहाई सख्त एक्शन चल रहा है। FIA की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हुंडी हवाला में मुलव्वस अनासर के खिलाफ 303 छापे मारे गए हैं, जिसके दौरान 416 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। बयान में बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजमान से मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। FIA तर्जुमान के बकौल मुलजमान से 3 अरब 16 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जबकि 5 लाख रुपए से जायद मालियत के अमरीकी डॉलर्स और 23 करोड़ 71 लाख रुपए की दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। हुकूमत की जानिब से मुआशी सिमत का असर तयन करने की जहां नताइज अच्छे आ रहे हैं, वहां निगरान हुकूमत मईशत से मुतल्लिक
गिरता एतमाद भी एक चैलेंज बन गया है। सड़कों चौराहों पर तो अवाम की जानिब से महंगाई की दुहाई ही दी जा रही है, वहाँ अब सर्वेज भी अवाम की जानिब से मुआशी मायूसी से भरे पड़े हैं। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी तिमाही रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 98% पाकिस्तानी मुल्क की सिमत से खुश नहीं और सिमत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह सिर्फ 2% पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत और अपनी माली सूरत हाल से पाकिस्तानी मायूस हैं। 76% पाकिस्तानी मुल्क की मईशत को कमज़ोर और 68% पाकिस्तानी अपनी माली सूरत हाल को ख़राब कह रहे हैं। सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि 66% पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी हालात में अगले 6 माह में भी बेहतरी के लिए उम्मीद नहीं रखते, जबकि 60% मुस्तकबिल में अपने माली हालात मज़ीद कमज़ोर देख रहे हैं। मुल्क की मजबूत मुआशी सूरत हाल बिलखुसूस मसनूआत की बढ़ती कीमतों से मुतल्लिक हम मज़ीद बात करेंगे कि इस महंगाई का जो ओवरऑल जो महंगाई है पाकिस्तान के अंदर जो 27% पे पहुंच चुकी है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसी पर हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। सर ये बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है जो 330 रुपये से ऊपर जा चुका है। सर इसमें आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत ने फैसला लिया है मुआशी एतबार से, ये मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए ये एक दुरुस्त फैसला है या इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता था, कोई बेहतर फैसला भी हो सकता था, या फिर ये फैसला नागुज़ीर था? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल जी, देखें उसी डायरेक्शन में ये फैसला है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा भी रही हैं और आपका रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में फैसला होगा जिस डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आती है तो डेफिनेटली नीचे भी पेट्रोल की कीमतें आनी चाहिए। बट आपको पता है हमारे प्रोग्राम में उसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि जिसकी वजह से कोई भी गवर्नमेंट उसके हाथ बंधे रहते हैं, और यही सारे गवर्नमेंट गई हैं सारी, इन सब ने जो है वो IMF के साथ जो है वो प्रोमिस किए हैं डेफिनेटली, और खुद अपने घर को ठीक नहीं किया और IMF के साथ फिर वो सारी कंडीशंस मानी है जो कुछ माननी चाहिए थी, कुछ नहीं माननी चाहिए, सब करना पड़ रहा है। लेकिन अभी ये कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो ऊपर गई हैं और पिछले कोई 2-3 हफ्तों में अगर आप ऑयल की कीमतें देखें तो 80-85 से उठ के $100 पर बैरल पे चली गई हैं, और खासकर जो अरब लाइट है जो इस एशिया का बेंचमार्क है उसकी कीमत तो $100 से भी ऊपर चली गई है, जबकि इंटरनेशनल जो ब्रेंट है और दूसरे जो WTI दूसरे बेंचमार्क्स हैं उनकी कीमतें अभी तकरीबन कोई 92-93 के पास चल रही हैं। तो हमारे जो बेंचमार्क है वो उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ी है, यानी कि एशिया का जो बेंचमार्क है ऑयल का। तो मेरे ख्याल में ऑयल की कीमत का बढ़ना और रुपए की कदर में कमी होना, ये सब जो है मरकात हैं जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। और साथ साथ आप ये देखें कि गवर्नमेंट अभी सेल्स टैक्स नहीं लगाया हुआ उसमें पेट्रोल और डीजल पे, और सिर्फ पेट्रोलियम लेवी लगाई हुई है 60 रुपये, 55 रुपये और 60 रुपये के करीब है पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल पे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो 22 रुपये से पेट्रोल की बढ़ी हैं और कुछ 16-17 रुपये डीजल से बढ़ी हैं, लेकिन बीच में मार्जिन हैं, कुछ ये वाला टैक्स है, ये सब मिला के 26 रुपये पेट्रोल में बढ़ा है और तकरीबन 22-23 रुपये डीजल में बढ़ा है। तो मेरे ख्याल में फैसला इसलिए भी इस तरह से उस ट्रैक पे जो कि आपने IMF के साथ डील किए, जो IMF के साथ आपने डिस्कस किया है कि जी हमें पेट्रोल से भी जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स होता है वो भी इकट्ठा करना है, तो वो भी एक फैक्टर है। बट ये कि ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है लोकल मार्केट पे कीमतें बढ़ाने की। आपने जिक्र किया कि इस वक्त 60 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो पेट्रोल फी लीटर पेट्रोल के ऊपर आवाम से वसूल की जा रही है। सर ये वही है ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआहदे की एक शर्त का हिस्सा था, और जो गुज़िश्ता रात यानी कि 2 रोज़ पहले जो इजाफा हुआ वो PDL की जो शर्त थी वो अब पूरी हो गई है, यानी 60 रुपये पूरा हमने जो लेना था वो हम ले रहे हैं। और GST का मतलब तो यह है कि अभी मजीद गुंजाइश भी गवर्नमेंट के पास है कि वो अगर बढ़ाना चाहे तो वो मजीद बढ़ा सकती है, क्योंकि GST अभी सिफर है। देखिए PDL की जहाँ तक बात है तो पहले 30 रुपये का एक टारगेट था वो पूरा हुआ, फिर 60 रुपये का टारगेट, ये जो लास्ट IMF प्रोग्राम हुआ इसमें 60 रुपये का टारगेट तकरीबन रखा गया था और वो पूरा हो गया है। तकरीबन कोई 60 रुपये में हमें पेट्रोल पे हो गए और 55 रुपये डीजल पे हैं, तो ये 55-60 रुपये का ही टारगेट है। मेरा नहीं ख्याल PDL इससे ज़्यादा बढ़ेगा या बढ़ना चाहिए। और आप सही कह रहे हैं, जो सेल्स टैक्स है 16-18% है तकरीबन, वो तो अभी लगा ही नहीं है, और अगर सेल्स टैक्स लगा दिया जाए तो ये तकरीबन कोई 400 रुपये तक की जो है कीमत हो सकती है पेट्रोल और डीजल की, लेकिन वो नहीं लगाया गया। डेफिनेटली वहाँ गवर्नमेंट अपना लॉस कर रही है। मेरे ख्याल में होना चाहिए था कि सेल्स टैक्स होना चाहिए था, PDL इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस पूरे करने हैं। IMF कहता है टैक्सेस पूरे करें, IMF ये नहीं कहता कि लाजमी आप PDL से या पेट्रोलियम लेवी से या पेट्रोल पर ही टैक्स लगा के पूरा करें। IMF ये नहीं कहता। IMF ये कहता है अपने टैक्सेस को आप पूरा करें। IMF ये कहता है जहाँ से टैक्सेस नहीं लिए जा रहे वहाँ से टैक्सेस लें। IMF ये नहीं कहता है कि आम आदमी से टैक्सेस आप लें। IMF ये कहता है एक आम आदमी को रिलीफ दें, एक आम आदमी को डायरेक्ट रिलीफ दें। BIS बिल्कुल ठीक है, जो सबसे ज्यादा हमारा
जो तबका ऐसा है जो पिस रहा है उसको सब्सिडाइज करें और वो डायरेक्ट करें, BISP के थ्रू करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो डायरेक्ट सब्सिडी है वो दें और वो आप अकाउंट में पैसे डालें और एक आम आदमी को ये फैसला करने दें कि वो पेट्रोल पे खर्च करे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। माज़ प्रोग्राम में वक्त कम है, आपकी बात बड़ी आम है कि इस वक्त नाज़रीन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये सिर्फ एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में आवाम के ऊपर बोझ बन के नहीं आएगा, बल्कि इसकी वजह से अशियाए खुर्दनोश मज़ीद महंगी होंगी, किराए मज़ीद बढ़ेंगे, आवाम की जेब जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ तेरे दबी है उस पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा। और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं, बिजली की कीमतें ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं, सितंबर के बिल भी बड़े खौफनाक आने वाले हैं और दीगर नाज़रीन इसमें अब एक और बड़ा बोझ जो आवाम पे आने वाला, चूँकि सर्दियाँ आगे आ रही हैं तो गैस की कीमतों में भी तकरीबन 50% इजाफा होने जा रहा है। तो आने वाले चंद महीनों और सालों के अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए मुआशी मैदान से तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड कप से पहले बहुत से चैलेंजेस में घिरी हुई है और वर्ल्ड कप से पहले एक तो फिटनेस मसाइल का सामना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और दूसरा टीम के अंदर कुछ लड़ाइयाँ और ग्रुपिंग भी चल रही है। इन मसाइल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे निकलेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हो जाए क्रिकेट के मैदान की, जहां पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए जो बुरी खबरें सामने आई, एक तो हम एशिया कप हार गए जिससे टीम का मोराल ऑब्वियसली डाउन हुआ, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन जो हमारी बुरी कारकर्दगी के साथ हमारे प्लेयर्स की फिटनेस के मसाइल भी पैदा हो गए और जिसमें हमारे टॉप दुनिया के एक रिनाउंड बॉलर नसीम शाह जो हैं वो इंजर्ड हो गए और हारिस रऊफ़ की इंजरी भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। लेकिन अब टीम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ भी की जा रही हैं, साथ ही साथ टीम के अंदर कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, ज़ाती लड़ाइयों की बात भी चल रही है टीम के अंदर। मामला चल क्या रहा है, वर्ल्ड कप में हम किस माइंडसेट, किस प्रिपरेशन के साथ हम जा रहे हैं, बात करेंगे सकीब मुश्ताक साहब से और मोहम्मद वसीम साहब से। साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सकीब भाई ये बताएं कि वर्ल्ड कप से पहले ये सारे जो हमारे साथ अपसेट्स हुए, बुरी तरह हारना, मोराल तो हमारे डाउन हुआ ही हुआ, लेकिन साथ साथ हमारी टीम के अंदर फिटनेस मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े सीरियस लेवल पर जाके उजागर हुए। एक पाकिस्तान की बॉलिंग की बात होती थी, वर्ल्ड कप से पहले बात करते थे जैसे 2 हफ्ते पहले कि बड़ा खौफनाक बॉलिंग अटैक है, लेकिन एकदम से हम अब ढूंढ रहे हैं किसको लेके जाएं, क्या करें, क्या हो गया, किसी नज़र लग गई और अब चैलेंजेस जो हैं निकल जाएंगे इनसे, हम आपको लग रहा है कि निकलना पड़ेगा। आई थिंक देखिए इंजरीज जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, यू नेवर नो कब किसको किस वक्त हो जाए। 92 वर्ल्ड कप में वक़ार यूनुस जो थे वो बिल्कुल इंजर्ड हो गए, बैक का भाई भी इंजर्ड थे उस वक्त, थोड़ा सा था बट वहाँ पे जाके वो भी, और जावेद मियादाद की कमर की इश्यूज थे बट वहाँ पे गए और जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया अपने आप को और फिर वर्ल्ड कप जीते भी। खैर ये तो इंजरीज़ का जो है वो हम इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न डेज, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये वो सारा कुछ, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, ट्रैवलिंग, फटीग, वर्कलोड कितना, ये सारी चीज़ें इसको तो देखना ही देखना है। बहरहाल नसीम का कुछ अरसे से ये शोल्डर का इशू था, जब मैं हेड कोच बना उस वक्त भी इसका कुछ इशू था, इसकी रिहेबिलिटेशन भी हो रही थी और इसकी ज़ाहिर है स्ट्रेंथनिंग वर्क भी चल रहा था साथ साथ में। खैर बहरहाल अभी वर्ल्ड कप से पहले ये जो है ये बिग ब्लो है, पैनिक नहीं होना चाहिए हमें। हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, ठीक है, हम लोग एशिया कप में मैच हार गए इंडिया से और ये टीम वही टीम है जो फाइनल खेली अभी कुछ महीने पहले T20 वर्ल्ड कप में, और ये वही टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ हराई है और ये वही टीम है जिसकी पूरी दुनिया भी तारीफ़ करती है। तो आई थिंक पैनिक बटन ऑन नहीं करना चाहिए और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इंशाल्लाह एक दो जो इंजरीज़ की वजह से हो रहा है तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये ज़मान अंदर आ रहा है और वसीम जूनियर जो है उसने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई। ठीक है, इस मैच में वो उस तरह नहीं परफॉर्मेंस दे पाया। ये जो रिसर्च है वो ये कहती है जब भी कोई प्लेयर अंदर बाहर होता है तो उसको 2-4 मैच लगते हैं जी हाँ सेटल होते हुए। बिल्कुल, तो आई थिंक वसीम जूनियर के अंदर पोटेंशियल है। नसीम का ब्लो वो है उसका रिप्लेसमेंट तो इन्हीं दो को करनी पड़ेगी और इनको स्टेप अप करना पड़ेगा। वजीर भाई क्या समझते हैं कि कितना बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले ये फिटनेस मसाइल का, खिलाड़ियों का मामला, इंजरीज आ जाना और जो रिप्लेसमेंट्स हैं उस पर समझते हैं कि ज़मान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर ये बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, बाकी ऑप्शन भी ज़ेर गौर हैं,
बात हो रही थी, पहले हसन अली की बात भी हो रही थी, दीगर प्लेयर्स भी कंसिडरेशन में हैं। आप क्या समझते हैं कौन बेहतर फिट चॉइस हो सकती है इस वक्त देखिए इंडिया के विकेट्स को देखते हुए? एक तो स्पिन के अंदर भी आप जरा बात कीजिएगा। अबरार की आपने बात की थी पिछले हफ्ते और शायद अबरार को अब शामिल किया जा रहा है, बड़ी नज़र आपकी बाय द वे। नहीं उस पर मतलब वो तो ऑब्वियस एक चॉइस बनती थी। एक आई थिंक इंजरी का जहाँ तक है डेफिनेटली नसीम के ना होने से फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम कि आपने यहाँ से मूव ऑन करना है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस जबकि बुरी होती है या इंजरी इशू चलते हैं तो पैनिक बटन दबते हैं, सोशल मीडिया पे दबता है, टीवी चैनल्स पे दबते हैं, वो ठीक है दबने चाहिए, बट विद इन द टीम विद इन द पीसीबी वहाँ पे कामनेस होनी चाहिए। और आई एम श्योर कि इस चीज़ पे काम हो रहा होगा कि हमने आगे अब कैसे बढ़ना है, यहाँ से हमने वर्ल्ड कप में कैसे जाना है, टीम को वापस ट्रैक के ऊपर कैसे लेके आना है। तो ऑब्वियसली नसीम का अब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है जिस क्वालिटी का वो बॉलर था, लेकिन पोटेंशियली हमारे पास बॉलर्स मौजूद हैं। चाहे आप जमान की बात करें, मेरे ख्याल में तो वही रिप्लेसमेंट बनती है यहाँ पे, क्योंकि वसीम जूनियर तो ऑलरेडी आपके स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई मेजर ओवरऑल करने की ज़रूरत नहीं है इस टीम को। जैसे भी सकलैन ने भी बोला है जी कि बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं इसी टीम ने, थोड़ा सा इनको रीग्रुप करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी हमारी जो प्लानिंग है डेफिनेटली उसके अंदर हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और यही उम्मीद है कि जो हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ है, नया स्टाफ जो हेड कोच हैं या टीम डायरेक्टर हैं, कि वो टीम के साथ भी होंगे और साथ साथ इस चीज़ को प्लान अभी से करेंगे कि हमने। वसीम भाई इसमें एक चीज़ जो है, ये जो इंजरीज आई है ज़ाहिर है इससे किसी कंट्रोल में नहीं, जिस तरह से बात की सकी भाई ने, लेकिन जिस तरह हमारा जो एशिया कप का शेड्यूल था कि प्लेयर्स हमारे ट्रैवल कर रहे हैं टू एंड फ्रो बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान, जो है ये एक बहुत ज़्यादा वर्कलोड जो है उनकी ट्रैवलिंग जो है उसने तो फटीक की वजह से तो प्लेयर्स के मसाइल नहीं बने फिटनेस के। नहीं डेफिनेटली देखिए, अगर हम पीछे चलते हैं, मैं कोशिश करता है आगे जाने की, अब हमने यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, पीछे चलते हैं तो आपको बहुत से एलिमेंट्स उसमें नज़र आते हैं कि आपका हेक्टिक स्केड्यूल था, ट्रैवलिंग आपकी इसमें बहुत ज़्यादा थी, ऑब्वियसली इसमें इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे पीछे हम जाते हैं तो आपने एनओसीज वगैरह दी हुई थी कि 100 भी आपने काउंटी क्रिकेट भी आपने खेलनी है, फिर लंका प्रीमियर लीग भी खेलनी है, फिर अफगानिस्तान सीरीज़ भी खेलनी है, उस बीच में आपने टेस्ट सीरीज़ भी खेलनी है, फिर एशिया कप खेलना है, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो आपने चांसेस बढ़ा लिए अपने इंजरी के। तो आई थिंक ये चीज़ें तो बेहतर हो सकती थी और इनसे प्रिवेंट किया जा सकता था। आगे जाने की आपने बात की सकी भाई, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के अंदर फिर एक बहस चल पड़ी है कप्तान की तब्दीली के वाले से, टीम के अंदर भी शायद कोई मसाइल चल रहे हैं कप्तानी के वाले से। क्या समझते हैं ये कितनी बड़ी एक पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल बन गई है? रवायती तौर पर इस तरह के इशूज़ पाकिस्तान को फेस करते हम आए हैं, इस दफ़ा ये मामला कितनी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कितनी ज़्यादा है जो खिलाड़ियों के अंदर एक ये जो कप्तान के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत बड़े न्यूटन और आइंस्टाइन हैं ये लोग और इनको क्या कमाल इनको टाइमिंग नजर आती है कि आप हमेशा वर्ल्ड कप से पहले आके हम ये डिबेट छेड़ जाती है पाकिस्तान के अंदर। न्यूटन और आइंस्टाइन है पाकिस्तान के और इनके अंदर बहुत गम है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े खैर खा हैं और टीम जा रही है कप्तान के ऊपर शुरू हो गए हो, फलानी चीज़ों पे शुरू हो गए हो। और हफ्ता 10 दिन नहीं गुजरे हैं, ये टीम नंबर 1 गई हुई है जनाब, डोल ढमक्के मचा रहे ऑन द डे। मैं तो कहता हूँ आप हो सके इसको ज़रा लगाइएगा, ये जो न्यूटन और आइंस्टाइन बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, जो बहुत बड़े बड़े दावे और कप्तान के तख्ते उल्टा रहे हैं और प्लेयरों को इधर उधर कर रहे हैं, और खुदा के वास्ते यार क्या बातें कर रहे हैं यार, इट्स वेरी एम्बैरसिंग। ये इस तरह के कमेंट्स जब आते हैं। मैं भी जब वर्ल्ड कप पिछला खेलने के लिए पाकिस्तान टीम के साथ जा रहा था हेड कोच के एतबार से, बहुत सारी ऐसी बातें उस वक्त भी चली थी, इन्हू अंदर कर दो, उन्होंने बाहर कर दो, कप्तान दे जी जो चल रहे ने फलाने ऐसे। ओ यार अब कैसे, क्यों वर्ल्ड कप हफ्ता 10 दिन रह गया, अब आप इस तरह की बातें शुरू कर दी। अब तो जो है सबसे बैक करना है, उसे कॉन्फिडेंस देना है, एतमाद देना है। मीडिया के ऊपर भरमार, किसी दी चिड़िया है, किसी दी फाख्ता है, किसी दा तोता है, किसी दा कबूतर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो सारे चिड़िया तोते सारे लाए, चिड़िया कार लाया है। ऐसा में कुछ होगा जिसको इतना ज्यादा आग होती है तो लड़कों को खेलने दो, कोई सपोर्ट करो, कोई अकल की बातें करो। ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है किस तरह की बातें हो रही। चिड़िया, तोते, फाख्ता, कबूतर, बांदर, हाथी, शेर, ये सब चलाए हुए हैं। क्या वसीम भाई चल क्या रहा है ये टीम के अंदर? यार चल क्या रहा है टीम के अंदर? कुछ है ऐसे मसाइल? देखिए जितना बाहर चीज़ें आती हैं सामने उतनी होती नहीं है, अगर इसमें कोई सदाकत है, क्योंकि अभी कुछ खबरें आ रही हैं, आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर कितनी सदाकत है। एक तो अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टीम हारेगी जब या आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो कोच भी आपसे सख्त लहजे में बात कर सकता है, कैप्टन भी कर सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप मैच हारे हैं, जो चीज़ों को आपने ठीक तो करना है, एड्रेस तो करना है। ये तो नहीं मैच हार के आपको वेल डन बॉय चलो घर चलते हैं, वहाँ बैठ के वो डेफिनेटली बात करेगा। वो नहीं कर रहा है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको उठा लिया गया जी कि वो टीम के अंदर मसाइल चल गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतने कोई मसाइल हैं टीम के अंदर। टीम की जो हमारी स्ट्रेंथ एक रही है, इनकी बाउंडिंग बहुत अच्छी थी पिछले हम 2-2.5 साल में देखते हैं कि टीम बन के वो खेले हैं। ठीक है, उसमें अब चेंजेस आती रही हैं टॉप मैनेजमेंट से लेके टीम मैनेजमेंट तक,
उसका इफेक्ट भी होता है। एक चीज़ और वसीम भाई, जो कुछ तब्दीलियाँ तो नागुज़ीर हैं हमारे लिए कि जो फिटनेस की वजह से, इंजरीज की वजह से हमें करनी पड़ रही है, वैसे आप ओवरऑल स्क्वाड के अंदर आप क्या तब्दीलियाँ सजेस्ट करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया की विकेट्स को, कंडीशंस को देखते हुए, हमारी रिसेंट परफॉर्मेंसेस को प्लेयर की देखते हुए? देखें, एक तो इंजरी वाली तो आपको डेफिनेटली एक फास्ट बॉलर तो आपने रखना ही होगा, मजबूरी मेरे ख्याल में रखना होगा आपको। और साथ में अगर देखते हैं तो स्पिन जो हमारा अटैक है ऑब्वियसली वो वीकर साइड पे हमें नज़र आ रहा है, तो उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं किसी को रिप्लेस करके, या आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल सकते हैं, एक फास्ट बॉलर आप कम कर सकते हैं। आपके हम 4 फास्ट बॉलर से जाएंगे तो इन टोटल एक स्पिनर आप ऐड कर सकते हैं, तो वो साबित होंगे। मिडिल ओवर्स का जो हमारा इशू है मेरे ख्याल में अबरार की जगह बनती है इस टीम के अंदर, तो लेट्स सी के अब इस पे वो क्या देखते हैं। बाकी बैटिंग में तो आई थिंक आपने 1-2 प्लेयरों को आगे पीछे करना है, बाकी इसी स्क्वाड के अंदर से हमें बैटिंग, कोई बाहर से हमें किसी और को स्क्वाड में शामिल करने की जरूरत नहीं। नहीं, वो देखें बैटिंग बात कर रहे थे ना, हर वर्ल्ड कप से पहले आप भी कह रहे थे ना, पहले एक चीज होती थी कि हर वर्ल्ड कप से पहले ना एक कैंपेन चलती थी, वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट कुछ प्लेयर थे उनको वापस लेके आए, पूरा साल उनका जिक्र नहीं होता था, तो वो तो 2-3 साल नहीं होने दिया, तो शुक्र है कि वो सिलसिला रुक गया जी कि वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट को वापस लाएं। सकी भाई, क्या चेंजेस, नागुज़ीर चेंजेस के अलावा जो हमें करनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर के अंदर, आप समझते हैं कि हमें बैटिंग यूनिट पे कोई तब्दीली लाने की जरूरत है, या बॉलिंग के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या इंक्लूजन, किसको निकालना चाहिए, किसको ऐड करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ को, नंबर 1 टीम किस तरह आई है आपकी, यही खिलाड़ी थे, इंजरी हो गई बस उसको आप समझ सकते हैं, आप पैनिक ना हो। वैसी ने एक बात कही है, मैं भी लाइक करता हूँ, इब्रार को भी साथ में बैकअप भी होना चाहिए, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। दूसरा ये है, देखें, आप जब रखते हैं बैटिंग कोच फुल टाइम, आप रखते हैं फील्डिंग कोच फुल टाइम, आप रखते हैं फास्ट बॉलिंग कोच फुल टाइम, आपको स्पिन कोच भी साथ में रखना चाहिए। और स्पिन कोच का मतलब सिर्फ स्पिनर्स को देखना, मॉनिटर नहीं करना होता, बल्कि वो बैट्समैनों के साथ भी उनके प्लान्स, उसको हर सिक्के के दोनों रुख हैं, तो आपको यहाँ पे भी किसी चीज़ को रखना चाहिए, बहुत खूब, और ताकि वो इसकी हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा हो। बॉलर्स के अंदर परफॉर्मेंस चल रही है तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हो रहा है, उसकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग हो रही है, उसके वर्क एथिक्स, उसका डिसिप्लिन कितना, उसमें कंसिस्टेंसी है। बाज़ औक़ात परफॉर्मेंस देख के वो उसका जो है वो डिसिप्लिन में कमी आती है और वो ग्रोथ रुक जाती है। बाज़ औक़ात नीचे गिर रहा होता है तो वो परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, तो आप इधर क्यों नहीं इस तरह कर सकते। आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में आपका इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आपको कम अज़ कम बीच में एज ए कंसल्टेंट किसी स्पिन को, मुशी भाई हैं या किसी और को आप साथ में रखें, 10 दिन के लिए बात करें या किसी और को ले लें, बहुत जरूरी है। वो उनको लुक आफ्टर करते चले जाएं। इशू आएंगे कौन, इसको कौन हल करेगा, फास्ट बॉलिंग कोच या फील्डिंग कोच, या वो जो एनालिस्ट बैठा हुआ है वो बताएगा कि किस तरह करना है। एक्सपर्ट बंदे को साथ में रख दें, दैट्स इट, खत्म। बड़ी अच्छी बात की ये सकी भाई ने। इसी पे कंक्लूड करते हैं आज के शो को कि आपने बाकी डिपार्टमेंट्स के अपने कोचेस तो रखे हैं, लेकिन स्पिन के हवाले से ना सिर्फ वो हमारे स्पिनर्स को सपोर्ट करेगा, बल्कि साथ साथ जो हमारे बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, उनके ऊपर भी वो वर्क कर सकता है कि किस तरह से उन्होंने स्पिन को खेलना है या उसके ऊपर आना है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज के शो में ज्वाइन किया। हमारी टीम के लिए हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएँ। वर्ल्ड कप पे जाने से पहले बहुत से इशूज़ जो हैं वो पाकिस्तान को दरपेश हैं, कुछ खबरें भी चलाई जा रही हैं ग्रुपिंग के हवाले से, बाकी टीम के फिटनेस मसाइल भी हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास टैलेंट ऐसा बैकअप में पड़ा है कि हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वो बात भी स्क्रीन भाई वाली है कि हमें पैनिक बटन जो है वो नहीं दबाना चाहिए, बल्कि इसी टीम को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।